सो बेसिकली आज हम जो करना चाह रहे हैं वो बड़े डाटा सेट्स को देखना चाह रहे हैं। और बड़े डाटा सेट्स पे हमने पहले ये चीज़ देखी थी कि ये एग्जांपल हमने चेक की थी जिसमें हम बड़े डाटा सेट की सिग्निफिकेंस को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो कन्फ्यूजिबल वर्ड्स हैं जिस तरह टू एंड टू और देन तो इनको अगर हमने इनके दरमियान क्लासिफाई करना हो डिफरेंट जगह पे मशीन से, तो ये एक पेपर था जिसमें उन्होंने डिफरेंट 4-5 एल्गोरिदम्स को इवेल्युएट किया था एंड द कंक्लूजन वाज कि अगर आपका डाटा सेट ज़्यादा हो तो एल्गोरिदम जनरली कोई भी रीजनेबली हाई वेरिएंस वाला एल्गोरिदम हो इट विल कन्वर्ज टू बेटर रिजल्ट्स। सो ज़्यादा आपके पास डाटा हो तो टिपिकली यू विल परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में जो लोग ज़्यादा अच्छा डाटा जिनके पास ज़्यादा होता है जनरली दे परफॉर्म बेटर। ठीक है, कोई मसला आ रहा है कामरान? अच्छा आ रहा है तो बता दें। अच्छा, शर्माना नहीं है, बता देना। ठीक है ओके, सो अगर डाटा सेट आपका बहुत बड़ा हो जिस तरह आपका लेकिन डाटा सेट बड़ा हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दिस इज़ आवर लर्निंग का जो ग्रेडियंट डिसेंट की अपडेट इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हम क्या करते थे, ये काम पूरे डाटा सेट पे करते हैं कि सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जाओ। ठीक है, और हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे आप आउटपुट का एस्टिमेट से डिफरेंस निकालो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करो विद जो आपके फीचर्स हैं। तो ये क्या चीज़ थी? ये हमारा वो जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन थी कि हर थीटा के हिसाब से आपने वो लिया डेरिवेटिव, और लेकिन हमने इसको सम किया टू फॉर ऑल एग्जांपल्स और काइंड ऑफ एवरेज आउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट इक्वेशन थी। अब हमारे पास अगर हम इमेजिन करें कि हमारी 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 22 करोड़ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेट्स से कि मैं पूरी पॉपुलेशन के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास नादरा का डाटाबेस है या हमारे पास सेंसस का डाटा सेट है, तो उसमें हमारी 22 करोड़ की आबादी है, तो सारे लोगों की अगर आ गया कोई डाटा तो उसमें वो काफ़ी बड़ा डाटा सेट बन जाएगा। तो फिर ये जो समेशन है ये 22 करोड़ के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा और उसके ऊपर कंप्यूटेशन काफ़ी, और इस कंप्यूटेशन से एक छोटा सा स्टेप हम आगे जाते थे ग्रेडियंट डिसेंट में, और फिर दोबारा ये पूरी कंप्यूटेशन करेंगे, फिर हल्का सा स्टेप आगे जाएंगे, फिर पूरी कंप्यूटेशन करेंगे, फिर हल्का सा स्टेप आगे जाएंगे। तो इसका क्या करें? ठीक है, सो बेसिकली उसको कहते हैं हल कैसे करेंगे इस पे तो मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अगर आपके पास असल में ही बहुत बड़ा डाटा सेट, और सिर्फ ये इस केस में नहीं है, मिसाल के तौर पर आप गूगल में हैं या फेसबुक पे हैं या किसी भी बड़ी वेब सर्विस पे हैं, तो वहाँ पर जितने यूज़र्स पर मिनट पर आवर पर डे आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ यूज़र्स पर आवर लेट्स से, या पर डे, या बास का हो सकता है कि पर मिनट पर सेकंड भी इतने हों। यानी गूगल के मेन पेज के ऊपर तो ऑब्वियसली कहते हैं पर सेकंड ही इतने आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मे बी नेटफ्लिक्स पे पर डे इतने आ रहे हों या पर आर आ रहे हों। ठीक है, बिकॉज हर वक्त हर बंदा मूवी नहीं देख रहा होता, वो खैर सर्च भी नहीं कर रहा होता, लेकिन तो ये डिफरेंट नंबर है, तो वहाँ पर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी सेटिंग्स में क्या करें? ठीक है, अगेन अगर आपके पास लेट्स से सेंसस का डाटा सेट था और पॉपुलेशन पे ट्रेन करना था कोई चीज़, तो स्टिल आप ये तो कर ही सकते थे कि आप बजाय उस पूरी पॉपुलेशन पे ट्रेन करने के व्हाई नॉट ट्राई इट ऑन 1000 इमेजेस। ठीक है, तो 1000 इमेजेस पे भी ट्रेन कर लें या 10,000 पे कर दें या कुछ इस किस्म का काम करें। ठीक है, और उस पे देख लें कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये चीज़ देखी थी कि वी कैन प्लॉट द लर्निंग रेट्स। ठीक है, और lर्निंग रेट्स में हम क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने देखा कि मेरा जो हमने ये प्लॉट्स बनाए थे ना टेस्ट सेट पे और ट्रेनिंग सेट पे, ठीक है, कि हम ट्रेनिंग सेट पे एक ट्रेनिंग एग्जांपल लें
उस पर बिल्कुल मैच कर देगा, फिर 2 लें, फिर 3 लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस किस्म का कर्व भी बन सकता है। और ये आपका लेट से ट्रेनिंग वाला का एरर है, और ये आपका लेट से क्रॉस वैलिडेशन सेट का है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपका ग्राफ कुछ इस किस्म का बने, ठीक है, कि ये आप अगेन ये आपका ट्रेनिंग का है और ये आपका क्रॉस वैलिडेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगर 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स लें और उस पर लर्निंग कर्व प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 बढ़ाते हुए हमने ट्रेनिंग एग्जांपल्स देखा कि वो लर्निंग कर्व कैसा है। तो अगर तो इस किस्म का आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है ना, वो चाहे आप 1000 के बजाय करोड़ एग्जाम्पल भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेट ही क्रॉस वैलिडेशन सेट के पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप एग्जाम्पल ज़्यादा करते हैं तो ये चीज़ कन्वर्ज नहीं हो पा रही, यानी बेहतर एस्टिमेट नहीं हो रहा, एस्टिमेट तकरीबन वैसे ही रह रहा है, और वो क्रॉस वैलिडेशन सेट हो या ट्रेनिंग सेट हो, दोनों के ऊपर ऐसा आ रहा है। तो ये नहीं है कि ये कोई ओवरफिट कर रहा हो या कुछ हो रहा हो, ये असल में ही नहीं कर पा रहा। अगर ये वाली चीज़ हो रही हो तो तब आपको लग रहा है कि यार ये ओवर टाइम में भी ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दे आर कन्वर्जिंग, ठीक है। तो अगर इस किस्म का ग्राफ आता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ मजीद डाटा होगा तो ये कन्वर्ज करते जाएंगे, और ये जो मेरा क्रॉस वैलिडेशन का एरर है ये मजीद कम होते होते टेस्ट सेट के एरर के करीब आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने काइंड ऑफ चीज़ पहले देखी थी, और ये हमें करना भी इसी तरह चाहिए कि बजाय इसके कि हम सीधे ही कहेंगे यार मुझे डाटा ज़्यादा चाहिए, हम साथ साथ लर्निंग कर्व्स देख लें, ठीक। तो बेसिकली ये चीज़ें तो हमने पहले देखी हुई हैं। सो जो एल्गोरिदम यूज़ होता है जब आपके पास डाटा वो ज़्यादा हो, तो फिर हम उस एल्गोरिदम को कहते हैं कि वो हमारा एक वेरिएंट है। हम 2 वेरिएंट्स पढ़ेंगे, एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे और एक मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, ठीक है। सो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट था जो कि हमने अभी ये लीनियर रिग्रेशन का केस बनाया हुआ है, लेकिन ये हम ले करके लीनियर रिग्रेशन का केस चलेंगे, लेकिन बाकी सब पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ें अप्लाई उसी तरह हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ जे ऑफ थीटा था, जे ट्रेन ऑफ थीटा, जो कि हमने जो हम निकालते थे कि बस जो भी एरर आ रहा है उसका स्क्वायर लें एंड एवरेज ले लें, ठीक है। और उसको अगर हम प्लॉट करें तो हमारा ये एक बोल शेप्ड कर्व आता है। लीनियर रिग्रेशन की ये खासियत है कि उसमें हम कन्वेक्स फंक्शन होता है, ठीक है। 2 डायमेंशन में हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डायमेंशन होगी तो विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट वी नो कि उसका एक ग्लोबल मिनिमा होता है। और हम करते क्या हैं कि हम बेसिकली ये वाला स्टेप बार बार करते हैं जो ग्रेडियंट डिसेंट का है, कि जिसमें हम इसका जिस पॉइंट से भी स्टार्ट करें ग्रेडियंट निकालते हैं, और एक एक करके हम छोटे छोटे स्टेप लेते हुए डिपेंडिंग ऑन अल्फा स्टेप साइज हम ग्लोबल मिनिमा की तरफ कन्वर्ट कर जाते हैं, और उससे हमें बेस्ट हाइपोथेसिस मिल जाता है। ये तो आप लोगों ने अभी काइंड ऑफ एग्जाम दिया है थोड़ी देर पहले, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, अनलेस के आप वो वाले कुछ लोग वो भी करते हैं ना कि बस एक दिन के लिए याद रखने वाला उन्होंने किया होता है कि अभी मेरे ज़हन में भर दो, ठीक है, तैयारी करते हुए मुझे अगले 4 घंटे के लिए चाहिए, उसके बाद दिमाग को फ्री कर दिया कि यार ठीक है बस इतने काफ़ी है, पेपर में जाके उल्टी कर दी और वापस आ गए हैं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स की उल्टी कर दी। ओके, सो अगर वो नहीं किया आपने होपफुली, तो देन यू तब आपको ये चीज़ वैसे ही जहन में होगी। तो ये बेसिकली हम कर रहे होते हैं, और हमने ये कंटूर प्लॉट्स में भी देखा था कि हम किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो वी टेक स्मॉल स्टेप्स, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम मिनिमम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ जो हमारा नॉर्मल तरीका था। जो हमारा नॉर्मल अभी तक हम एल्गोरिदम यूज़ करते आ रहे हैं ना, उसको अमूमन कहा जाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, क्योंकि आप उसमें पूरा बैच जो है ना उसके ऊपर इसको ट्रेन करें। इट्स नॉट अ गुड नेम, क्योंकि मुझे बैच से हमेशा ना छोटा बैच दिन में आता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल तो मैं अक्सर जो है ना कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में से मेरे लिए ये बन जाता है कि मैं बैच कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार उसमें से एक छोटा सा बैच उठाओ, बट इन रियलिटी बैच का मतलब है कि सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पूरा बैच लिया और पूरे के पूरे बैच के ऊपर ट्रेन।
तो दिस इज द प्रॉब्लम केस, ठीक है। हमने पूरा लेट्स से कि हमने 300 मिलियन आपका ट्रेनिंग सेट था, तो आपने हर एग्जाम्पल पे, तो ये m जो है दिस इज 300 मिलियन, तो एक अपडेट के लिए हमें 300 मिलियन एग्जाम्पल्स के ऊपर समेशन करनी पड़ेगी, और फिर हम इसका एक स्टेप लेंगे एंड देन एक और स्टेप लेने के लिए फिर 300 मिलियन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड डिस्क से उठ के आपके रैम में 300 मिलियन एग्जांपल्स आएंगी जिस पे आप ये वाले कंप्यूटेशन करेंगे। कहते हैं अगर 1 बाइट लेती हो तो 300 मेगाबाइट तो सिंपल ही है, लेकिन अमूमन 1 बाइट नहीं होती, ज़्यादा होती हैं। तो मतलब उस पूरे डाटा को लाना ले जाना जो है ना, उसकी वजह से ऑब्वियसली जो चीज़ आपकी इन रैम पड़ी है उस पर आप तेज़ी से परफॉर्मेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रैम साइज से बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको डिस्क से फैच करके लाना पड़ेगा, तो ये हर स्टेप स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट था, ठीक है। तो अब हम इसको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पे लेकर आना चाहते हैं। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पे लाने से पहले हम पहली चीज़ ये करेंगे कि हम ना इसी काइंड ऑफ जो हमारा स्टेप है इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिख लेते हैं। डिफरेंटली कैसे लिख लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो समेशन के अंदर वाली चीज़ है ना, ठीक है, इस समेशन के अंदर वाली चीज़ को अच्छा, अब 2 चीज़ें थी, एक हमारी ये कॉस्ट है और एक हमारा कह लेंगे ग्रेडियंट है। तो मैं पहले कॉस्ट को देख लेता हूँ कि कॉस्ट में ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको हमने उठाकर ये 2 को अंदर लेके, ठीक है, समेशन के अंदर तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 1/m बाहर रहने दिया, ठीक है, और ये 2 को अंदर ले गए, और इस चीज़ को हमने कहा कि ये एक एग्जाम्पल की कॉस्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हम m पे पूरा समेशन कर रहे हैं ना, तो हम 1 से m तक जा रहे हैं कि हर एग्जाम्पल के ऊपर कॉस्ट लेकर उसको एवरेज आउट काइंड ऑफ करें, ठीक है। तो अब वो जो एक एग्जाम्पल की कॉस्ट आती है ना, हमने उसको कह दिया कि कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल आई, ठीक है। और वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, और ये 2 हम साथ सिर्फ अंदर ले गए, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस जो हमने कहा। तो इसको हमने कह दिया कि कॉस्ट ऑफ 1 एग्जाम्पल। तो अगर हम इस पूरे ट्रेनिंग सेट की कॉस्ट निकालें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल की कॉस्ट जो निकाली है वैसे ही हम ओवर m एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, और m एग्जाम्पल्स पे ये कॉस्ट लेंगे तो उसकी एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि इसमें हमने कोई चेंज नहीं की अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब जो हम करना चाहते हैं ना, अभी तक चेंज नहीं किया हमने, तो सिर्फ इसके इक्वलेंट है ना, हम बस 2 को अंदर ले गए और इसको रीनेम हमने कर दिया कि इसको हमने कहा कि इसका नाम कॉस्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, अभी समेशन उसी तरह की उसी तरह, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या थे कि हम ये पूरी समेशन करने के बाद थीटास को अपडेट करते थे, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम बजाय पूरे ट्रेनिंग सेट का वेट करने के, व्हाई नॉट हम हर एग्जाम्पल पे थीटास को अपडेट कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो समेशन हो रही है ना, इस समेशन को कर देते हैं ख़त्म, और हम इस रिपीट के अंदर इधर आ जाता हूं, मेरा ख्याल है ये जो मेरा रिपीट एक तो लगा हुआ था ना जब तक मैंने कन्वर्ज करना, ये जो आउटर रिपीट था, ठीक है। फिर अब इसके अंदर मैं एक और रिपीट लगाऊंगा जो कि 1 to m मेरा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो समेशन थी ये खत्म कर दी, और इसके बजाय मैंने कहा कि मैं एक लूप लगा लूं, और हर एग्जाम्पल में मैं कहूंगा कि थीटा j इज इक्वल टू थीटा j माइनस लर्निंग रेट, और ये जो कहते हैं 1/m का फैक्टर मैं निकाल दूंगा, और मैं कह दूंगा कि कॉस्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल, ठीक है, xi yi, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल अब अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, कर अभी भी मैं यही रहा हूं कि सारी एग्जाम्पल्स पे मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा था कि मैं पहले पूरा ये समेशन निकाल कर थीटास को एक दफा अपडेट करता था। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक एग्जाम्पल ही जैसे आई मैंने उसके हिसाब से थीटास को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो बजाय बिल्कुल एक एक्सट्रीम से उठ के हम दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए, हमने कहा यार बजाय ये कि पूरे थीटास की एवरेज मतलब पूरे ट्रेनिंग सेट की एवरेज लेकर निकालते हैं कि किस तरफ मूव होना चाहिए, हर एग्जाम्पल हमें उसमें बता रही थी ना कि इस तरफ जाना चाहिए, दूसरी कह रही थी इस तरफ जाना चाहिए, तीसरी, हमने उन सब की एवरेज ले ली हर डायरेक्शन में, और हमने कहा कि यार हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है।
इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हम वो एक एग्जाम्पल लें और एक एग्जाम्पल मुझे जिस तरफ कह रही है ना उस तरफ चले जाए, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स को छोड़ दें। अगली दफा अगली इटरेशन में आकर दूसरी एग्जाम्पल को देख लेना, उससे अगली में आकर तीसरी को उसके हिसाब से चले जाए, ठीक। तो ये काम जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ हमारा कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ये वो कॉस्ट, सॉरी मैंने इधर कॉस्ट लिख दिया यहाँ पर मैं, क्योंकि ये यहाँ पर कॉस्ट नहीं होता था, यहाँ पे ग्रेडियंट आता था, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आता था और ग्रेडियंट जो था वो हमारे पास बनता है कि हम h ऑफ xi माइनस yi करें इनटू xi, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये डेरिवेटिव बनता है विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जांपल, ठीक है। सो ये ग्रेडियंट बनता है विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जांपल और इसके हिसाब से हम जाते हैं। कॉस्ट जो थी वो अलग सी थी, वो लर्निंग कर्व्स के लिए चाहिए थी, ग्रेडियंट डिसेंट को असल में कॉस्ट नहीं चाहिए होती, ग्रेडियंट डिसेंट को ग्रेडियंट चाहिए होता है, ठीक है, कि जाना किस तरफ है, ठीक। ओके, सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ गई। आई डोंट थिंक कि मैंने इसको कुछ मिस किया है। ये आपकी उस कॉस्ट का डेरिवेटिव है जो हमने कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है, यानी कि ग्रेडियंट है बेसिकली कि किस तरफ जाना, ठीक है। लेकिन अब हमने कर क्या दिया कि हम पर एग्जांपल काइंड ऑफ इसको करना शुरू कर दी। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस की, इसका फ़ायदा यही हो गया कि मैं बिफोर डूइंग दैट एक और स्टेप हम अमूमन ये करते हैं कि वी रैंडमली शफल डाटा, ठीक है। तो डाटा को हम पहले शफल करते हैं। उसकी वजह क्या है, अगर पहले से ही रैंडमली आया हुआ है डाटा, बिल्कुल रैंडम ही है, तो फिर शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस हो सकता है कि बास का आपको जब डाटा आता है ना, तो उसमें एक टाइप की एग्जांपल शुरू में रखी होती है, दूसरी टाइप की उसके बाद रखी होती है, तीसरी टाइप की उसके बाद रखी होती है। तो अगर ये किया तो फिर हमारा ये काम खराब हो जाएगा। हम एक के हिसाब से पहले ट्यून हो जाएंगे, फिर दूसरे के हिसाब से ट्यून हो जाएंगे, फिर तीसरे के हिसाब से ट्यून हो जाएंगे, तो वो पहले वाले का इफेक्ट निकलता जाएगा जैसे जैसे हम दूसरे पे जाएंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले शफल भी करें। ओके, सो अब हमारे पास इस किस्म की चीज़ आ गई, ठीक है, कि अब हमने ये जो मैंने लिखा था उधर के 1 to m जाएं और हर एग्जाम्पल के ऊपर आप इसको ट्यून कर दें, ठीक है। अच्छा, उसका नेट इफेक्ट क्या होगा? उसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो हम इधर आ जाते हैं, ये जो हम कंटूर्स बना रहे थे, ठीक है, हमने ये डिफरेंट कंटूर्स बनाए हुए थे। तो पहले हम कह रहे थे कि हम शुरू होते हैं किसी भी जगह से, ठीक है, तो हम एक एक स्टेप आगे जाते रहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में और करते 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 यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी पॉइंट से शुरू हुए तो पहली एग्जांपल ने जिस तरफ कहा हम उस तरफ चले गए। तो पहली एग्जांपल हो सकता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरफ ना ले जाए, क्योंकि एवरेजिंग, बाकी सब की एवरेजिंग का फायदा क्या था कि हम सब एग्जांपल्स के हिसाब से जो ग्रेडियंट जो निचाई बनती थी उस तरफ जाते थे, ठीक है। तो हम पहली के हिसाब से इधर चले गए, दूसरी के हिसाब से इधर चले गए, तीसरी के हिसाब से इधर से, चौथी के हिसाब से इधर से, और काइंड ऑफ इस तरह एक ना जिगजैग पाथ बनता जाएगा, ठीक है, कि हम जाएंगे सही, ब्रॉडली हम उसी तरफ ही जा रहे होंगे, क्योंकि हर एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा सा हमें बेहतर कर रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमें उल्टी तरफ भेज दे, उससे अगली वाली वापस इस तरफ ले आए, ठीक है। तो ये हम घूमते घुमाते कह लें कि एंड पे इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर भी जब पहुंचेंगे तो हम एग्जैक्ट मिनिमा पे नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज हम एक एक एग्जाम्पल पे ट्यून कर रहे हैं। तो हम आखिर तक जाते जाते नई एग्जाम्पल पे ट्यून होंगे, वो हो सकता है थोड़ा सा साइड पे ले जाए, दूसरी साइड पे ले जाए, ठीक है। तो विल प्रॉब्ली कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर, बट इट विल बी क्लोज टू मिनिमा, ठीक है। लेकिन हमें एटलीस्ट सारी एग्जाम्पल्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या मसला था, ट्रेनिंग सेट का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। तो हमें वो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इस तरफ आए, ठीक है। हाँ, लेकिन टिपिकली हम अगर उस मिनिमा के करीब भी ऑन वी गेट अ वेरी गुड क्लासिफायर, ठीक है। तो बजाय इसके कि अब ये ट्रेड ऑफ है कि हमारे पास जो है वो 10 करोड़ एग्जांपल या 50 करोड़ एग्जांपल जो हैं उनके ऊपर मैं हर दफ़ा एक छोटा सा स्टेप लूँ, या मैं हर स्टेप पर ही एक एक आगे जाना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो ये उसके दरमियान ट्रेड ऑफ है। अगर वो मेरे पास कंप्यूटेशनल पावर है फिर तो मैं वही कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटेशनल पावर नहीं है तो फिर मैं ये वाला करना शुरू कर, ठीक है।
ओके, सो काइंड ऑफ यू गेट द आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड भी यही दिखा रही है कि ये जो मेजेंटा कलर में पाथ है ये हमारा वो वाला है कि जो हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से लिया, जिसमें हम हर एग्जांपल पे ट्रेन करना शुरू हो। और ये जो रेड पाथ था ये हमारा पुराना वाला पाथ है, और मेजेंटा वाले पाथ से हम इस रीजन में जाएंगे, वी वोंट नेसेसरली कन्वर्ज टू द मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अब अगेन क्वेश्चन ये है कि स्टिल हमने ये बाहर भी एक रिपीट लगा हुआ है, ये कितनी दफ़ा चलाना है? अंदर वाला तो हमें पता है कि m तक जा रहा है, बाहर वाला जो है वो हमें कितनी दफ़ा चलाना है? तो टिपिकली आप 1 to 10 पासेस तक आप ना उसमें कन्वर्ज कर जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जो आपके लिए वर्केबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो आपके पास लेट्स से 300 मिलियन एग्जाम्पल्स थी, तो आप हर एग्जाम्पल पे ट्रेन करते गए और एक एक करके आपने सारी 300 मिलियन पे किया, और फिर आपने दोबारा एक एक करके सारी 300 मिलियन पे किया, और फिर आपने दोबारा किया और 8-10 दफ़ा किया, तो आप इसमें ज़्यादा बेहतर कन्वर्ज कर चुके हो। बट कंपेयरिंग दिस टू द प्रीवियस वन, तो उसमें हम क्या करते थे कि पूरे 300 मिलियन पे हम एक स्टेप लेते थे सिर्फ, और फिर पूरे 300 मिलियन पे हम दूसरा स्टेप लेते थे। तो हो सकता है उसमें हमें अगर 1000 स्टेप लगने थे तो हमें वो 1000 स्टेप लगने थे 300 मिलियन एग्जाम्पल्स में। अभी हमें उसके बजाय 10 स्टेप में वो काम हो गया, ठीक है। तो हम 100 टाइम्स कम टाइम में हमने ये काम कर लिया, एट द कॉस्ट ऑफ कि हम एग्जैक्ट कन्वर्जेंस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, बट मोस्ट लाइकली वो शायद, जैसे न्यूरल नेटवर्क में भी हमने देखा था, वहाँ में मल्टीपल मिनिमा थे, तो हम ठीक से पॉइंट पर ही होते हैं। तो बॉल के नीचे हम पहुंच गए, लेकिन वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने सिर्फ ये किया कि ग्रेडियंट जो था वो पूरा उसकी एवरेज लेने पे ट्रेनिंग सेट के बजाय हर एग्जाम्पल के ऊपर हमने ग्रेडियंट निकाला और उसी पे उसको चलाना शुरू कर दिया। इसी का एक और वेरिएंट यूज होता है, इसका तो नहीं कहना चाहिए, एक और वेरिएंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ये कह लें कि तकरीबन दरमियानी रास्ता है उन दोनों का, ठीक है। हम बिल्कुल एक तरफ हम सारों के एवरेज ले रहे थे, दूसरी तरफ हमने सबको छोड़ के कहा कि बस वो एक पे ही आ जाओ, ठीक है। तो वो होता है ना एक्सट्रीम रवैया रखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे थे कि तमाम की तमाम हम एग्जाम्पल्स हों, जो कि हमने इस केस में हम आज की क्लास में इमेजिन करेंगे बहुत बड़ा डाटा सेट है, ठीक है। तो करोड़ों में है, और हम या वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स पे चला रहे थे, या हमने कहा कि नहीं एक एग्जाम्पल पे ही चलना शुरू कर दो, ठीक है। सो मिनी बैच में आप उसके बजाय कहते हैं कि यार आप एक के बजाय कोई बी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले लो, बी एक इसका पैरामीटर है जो हम सेट कर सकते हैं, 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, ठीक है। लेकिन काइंड ऑफ कोई आप छोटा सा बैच ले लेते हैं कि इतने बैच के ऊपर ट्रेन करो, फिर उसके बाद अगले बैच पे चले जाओ, फिर उसके बाद अगले बैच पे चले जाओ। तो दिस इज द मेन आइडिया बिटवीन जो मिनी बैच वाला, ठीक है। सो अगेन अब हम करेंगे क्या कि पहले हमने एक पे किया था, अब हमने वो m जो है ना वो काइंड ऑफ, यानी कि यही जो हमने पहले इधर लिखा था, अगर मैं इधर आ जाऊं, एक हमारा आउटर रिपीट था कि कितनी दफा हमने चलाना है कन्वर्जेंस तक जब तक ना पहुंचे। तो इनर रिपीट पे हमने क्या कर दिया था कि सारी एग्जांपल्स पे हम चला रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं करूंगा रिपीट करो 1, फिर 10 पे चले जाओ, फिर 11 पे चले जाओ, ठीक है। या 1, 11, 21 अप टू जो भी आपकी एग्जांपल्स टोटल बनती हैं, ठीक है। कि पहली दफा 1 से लेकर 10 ले लो, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक ले लो, फिर 21 से लेकर आगे तक ले लो। और इसके अंदर फिर आप क्या करोगे कि वो जो थीटा जे की अपडेट थी उसमें आप वही काम करोगे, सॉरी माइनस अल्फा इनटू, तो यहां पर जो था ना ये 1/m था, तो वो हमारा खत्म हो गया था बिकॉज हम एक ही एग्जाम्पल पे कह रहे थे। अब वो 1/10 हो जाएगा और हमारी समेशन जो होगी वो आपके ये जो आपका ना i इज इक्वल टू दिस, ठीक है, टू 1 तो नहीं होगा, ये इसको कहना चाहिए कि k इज इक्वल टू i, अगर मैं इसको i कह रहा हूँ, ठीक है। और इसको फिर मैं i प्लस 10 तक चला जाऊंगा, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मैं क्या करूंगा कि मैं वही h थीटा ऑफ x ऑफ i
माइनस वाई ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई, ये वाला काम मैं करूँगा, ठीक। तो ये हमारा काइंड ऑफ चीज़ है। अब बल्कि इधर मुझे आई के बजाय के लिखना चाहिए क्योंकि आई मैंने इसको कह दिया अब, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब ये क्या है कि आपने उन 10 एग्जांपल्स के ऊपर एवरेज आउट कर लिया। तो ये वाली समेशन इज ऑलवेज एवरेजिंग थिंग्स आउट। तो मैंने बजाय इसके कि बी इस केस में हमने 10 एज्यूम किया हुआ है, तो हम 10 के रैंडमाइज किया डाटा को, 10 एग्जांपल्स ली, उनके ऊपर कंप्यूट किया और उनकी एवरेज ली और थीटा उसके हिसाब से अपडेट किया, 10 आगे चले गए, ठीक है। फिर आपने 10 एग्जांपल्स दी, फिर आगे चले गए, ठीक है। और ये जो 10 है दिस कैन बी वेरिएड, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कौन सा बैच साइज आपको ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। ओके, सो ये उसी की फॉर्मल फॉर्म आ गई कि लेट्स से कि अगर 1000 था m, तो आप 111 अप टू 991 पे गए क्योंकि 1991 प्लस 10 जो होगा वो 1000 बन जाएगा। और आपने k इज इक्वल टू आई से लेकर i प्लस 9 गए और आपने ये सारे का सारा कंप्यूट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ये उसके दरमियानी यानी कि 3 हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक बैच विच वॉज जो हम अभी तक करते आ रहे थे कि सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स ले लो। दूसरा हमने पढ़ लिया स्टोकेस्टिक, जिसमें हमने सारी की सारी के बजाय कहा कि एक एक करके सारी एग्जाम्पल्स पे जाओ, ठीक है। रैंडमाइज करो, एक एक करके सारी एग्जाम्पल्स पे जाओ और उसके मल्टी पास कर लेना जितने भी करना। मिनी बैच में हमने क्या किया, हमने कहा कि एक छोटा बैच उठा लो और उस बैच के ऊपर काइंड ऑफ चलाते जाओ और उसके ऊपर मल्टी पास कर लो, जिस तरह पहले स्टोकेस्टिक में भी किया था। फायदा क्या है स्टोकेस्टिक यूज करने का एज कंपेयर टू मिनी बैच या मिनी बैच यूज करने का एज कंपेयर टू स्टोकेस्टिक? एक फायदा ये है कि जो जब आप मिनी बैच यूज कर रहे हैं तो एक बैच के ऊपर अमूमन जो है ना आपको वेक्टराइजेशन का गेन मिल जाता है। अक्सर प्रोसेसर जो है ना वो मल्टीपल कह लो कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक साइकिल में कर सकते हैं आजकल, ठीक है। और अगर आपकी लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी उसको सपोर्ट करती है तो इसमें ये जो 10 को हमने सम किया हुआ है ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के केस में, ठीक है। तो आजकल ये होता है कि आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है उसमें अगर आपके 64 बिट का नंबर है तो उसको आप 4 पैरेलल में 16 बिट के नंबर इकट्ठे ऐड भी करवा सकते हैं उसी यूनिट से, तो वो उतना ही टाइम लेंगे और एक के बजाय 4 ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो 16 बिट के होंगे। और नॉर्मली हम 8 बिट 16 बिट इस रेंज में एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वेक्टराइजेशन का इधर हमें गेन थोड़ा मिल जाएगा। दूसरा जो इसमें फ़ायदा होगा वो ये कि हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल के बजाय क्योंकि 10 की एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्लाइटली हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो जो हम घूम फिर के पहुंच रहे हैं उसके घूमने फिरने में थोड़ा सा एवरेजिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम अगर पढ़ी हुई है या कोई ऐसी चीज़ तो या नहीं भी पढ़ी हुई तो आपको कॉमन सेंस से ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब आप एवरेज आउट करते हैं ना तो थोड़ा सा चीज़ स्मूथ हो जाती है। यानी कि अगर आपका कोई भी ग्राफ है जो कि कुछ इस तरह का जा रहा है, अगर मैं इसको कहूँ ना कि मैंने इसको एवरेज आउट करना है तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज जिन्होंने सिग्नल सिस्टम पढ़ी हुई है उनको आइडिया होना चाहिए कि एवरेज इज काइंड ऑफ अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो लो पास फिल्टर जो होता है वो एजेस को ख़त्म कर देता होता है, ठीक है, स्मूथ कर देता है। हाई पास फिल्टर जो है वो एजेस निकाल देता है और वो स्मूथनेस वाला पार्ट ख़त्म कर देता है, और लो पास फिल्टर जो है वो स्मूथ आउट कर देता है। इमेज प्रोसेसिंग में तो हम ये अक्सर करते हैं कि चीज़ को ब्लर करना है तो आप उसको लो पास फिल्टर कर दें, ठीक है, और अगर उसके एजेस निकालने हैं तो फिर आप उसमें हाई पास फिल्टर कर दें। क्योंकि मतलब अगर आपको एवरेज क्या होती है कि हम अगर m एग्जाम्पल है तो 1/m के ऊपर सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारों को जमा कर दो और यही होता है ना, इससे कन्वॉल्व करें, ठीक है, टाइम डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसके इक्विवेलेंट सिंक फंक्शन बन जाता है। तो सिंक इज काइंड ऑफ कि वो एक रेंज में पास करने दे रहा है, बाकी रेंज को वो बहुत लो पावर पे लेके जा रहा है, तो ये लो पास फिल्टर ही बन जाती है। लेकिन ये वाला पॉइंट अगर नहीं भी समझ आया तो डजेंट मैटर, ठीक है। इनफैक्ट वो उसने तो सिर्फ वेक्टराइजेशन गेन ही बताया हुआ था, बट मेरे ख्याल में ये दूसरा गेन भी होगा। तो
ओके, सो अब हमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी समझ आ गया और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी समझ आ गया। ठीक है कि मिनी बैच में एक बैच पे एवरेज ले ली, स्टोकेस्टिक में आपने सिंगल उस पे ले ली। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हम ये कैसे देखेंगे, अगर नॉर्मल वाले केस में तो हम लर्निंग कर्व्स प्लॉट करते थे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर तो हम हर एग्जांपल के ऊपर ही उसको ट्रेन करें, तो उस पे हम कैसे देखेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हमने क्या किया था, ये जो कॉस्ट यूज करते थे ये हम लर्निंग कर्व्स प्लॉट करने के लिए, ग्रेडियंट यूज करते थे फॉर रीचिंग द पॉइंट, और ये चेक करने के लिए कि वो सही जा भी रहा है कि नहीं, हम कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट कर देते थे। तो कॉस्ट के जरिए हमने, जो मैंने शुरू में 2 कर्व भी बनाए थे, वो कॉस्ट ही हम देख रहे थे कि कॉस्ट सही जा रही है कि नहीं। सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्योंकि हमारे पास हर एग्जाम्पल के ऊपर कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हर एग्जाम्पल पे थीटा भी अप्लाई करने से पहले, अपडेट तो हमने उससे निकाल लिया, लेकिन जो उसके ऊपर हमारे पास आ रहा है डिफरेंस, जो कॉस्ट आ रही है हर एग्जाम्पल की कॉस्ट जो हमने पहले से डिफाइन की हुई थी, जो सिंगल एग्जाम्पल की कॉस्ट थी, वो हम निकाल लें। ठीक है, और उसको अपने पास रख लें। ठीक है कि ये मसला इतनी कॉस्ट आ रही है, और फिर हम ये कर सकते हैं कि मे बी हर 1000 आइट्रेशन में हम के बाद हम अपनी कॉस्ट को प्लॉट कर दें जो लास्ट 1000 आइट्रेशन की थी। तो हम काइंड ऑफ अगर हम घूम फिर के इधर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ना, राइट, तो अब मैंने इन सब की जब एवरेज ले ली तो मुझे काइंड ऑफ अगर इधर कॉस्ट जितनी आ रही थी इस जगह के ऊपर कॉस्ट, उनकी एवरेज इफेक्ट थोड़ा सा कम हो चुका होना चाहिए, फिर अगले 1000 पे जाऊंगा तो थोड़ा सा मजीद कम हो चुका होना चाहिए। ठीक है, तो ये बजाय इसके कि हम हर उस पर कॉस्ट को प्लॉट करें, जो कि बहुत ज़्यादा पूरे फिरने पड़ने वाले को वो कहते हैं, जो उसके हिसाब से कॉस्ट तो बहुत तेज़ी से वेरी हो रही होगी, उसके बजाय हम ये कर सकते हैं, कोई ये नंबर रख सकते हैं कि हम इतने इतने के बाद एवरेज लेते जाएंगे, यानी कॉस्ट हम हर जगह पे निकाल रहे हैं हर एग्जाम्पल के ऊपर अभी अप्लाई करने से पहले। इतना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने थीटा को अपडेट कर दिया तो वो कॉस्ट थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी ना, बिकॉज आपने थीटा को उस ट्रेनिंग एग्जाम्पल के हिसाब से हमने थोड़ा सा नज दे दिया है, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है। वो अप्लाई करने से पहले हम कॉस्ट निकाल लें। तो जैसे जैसे ट्रेन करते जा रहे हैं हम हर एग्जाम्पल जैसे ही आई हमने उसके हिसाब से कॉस्ट निकाली, और फिर उसके ऊपर हमने नज अप्लाई किया, फिर हमने अगली एग्जाम्पल आई कॉस्ट निकाली, नज अप्लाई किया, तो वो जो कॉस्ट आ गई आप ये भी कर सकते हैं कि उसका एक रनिंग सम सा रख, या वो एक एरे में रखते जाए। ठीक है, जो कि आपकी बता रही हो कि लास्ट 1000 एग्जाम्पल की कितनी बनती है, और जब 1000 पूरी हो जाए तो आप उनको सर्कुलर बफर सा बना दें कि लिखते जाएं, जब 1000 हो जाए तो वापस पहली पे लिखवाना शुरू कर दें। ठीक है, और आप उन सब की एवरेज ले लें। ठीक है, ओके, सो काइंड ऑफ अब आपका ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिफोर अपडेटिंग थीटा आपने ये करना है। ठीक है, तो क्योंकि थीटा अपडेट करने से हमारा वो कह लो कि वो उस कॉस्ट उस तरफ थोड़ी सी बायस हो जाएगी ना, बिकॉज हमने इसी ट्रेनिंग एग्जांपल के हिसाब से थीटा की अपडेट निकाली है, तो हम उससे पहले निकालना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि जो पहले लर्निंग कर्व हमने बनाए थे, अब वाले लर्निंग कर्व थोड़े से नॉइजी होंगे, बिकॉज अब हम स्टोकेस्टिक अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास जो लर्निंग कर्व बने उसमें हर दफ़ा कॉस्ट जो है वो डिक्रीज ना हो, बल्कि कभी इंक्रीज होती हो कभी डिक्रीज होती हो। लेकिन अगर कुछ इस किस्म का आपका कर्व आ रहा है कि आप ऊपर नीचे तो जा रहे हैं, बट देन इस तरह का कर्व बन जाता है, राइट, तो दिस इज अ रीजनेबल कर्व। इसका मतलब है कि आप स्टार्ट हुए थे हाई एरर से, और आप हर 1000 के बाद आप प्लॉट करते गए कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, लेकिन ओवरऑल आप नीचे की तरफ आकर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर गए या उसी के आगे पीछे फिर रहे हैं जो आपकी कॉस्ट बनती थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दिस इज नॉट अ बैड रन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये आपको इस किस्म का प्लॉट मिल जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका जो जब आप उसका एरर प्लॉट करें तो वो कभी ऊपर जा रहा हो कभी नीचे जा रहा हो, इस किस्म का कोई कर्व मिल रहा हो। ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये कहीं पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप फिर अगेन यू कैन प्ले अराउंड विद इट, और आप ये भी कर सकते हैं कि आपका ये जो कर्व था ना, जिस तरह मैंने पिछला प्लॉट किया था, ठीक है,
जिस तरह मैंने पहले बताया कि एवरेजिंग से स्मूथ आउट होता है। तो हो सकता है एक और काम हम ये कई दफ़ा करते हैं कि हम ना बजाय 1000 के 5000 की एवरेज लेना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि आपका कर्व इस किस्म का हो जाए, ठीक है। तो आप उसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपने अगर लर्निंग रेट कम रखा हो, ठीक है, यानी अल्फा छोटा रखा हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कर्व इस तरीके से नीचे जाने के बजाय ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा हो, राइट, बट इवेंचुअली वो इससे भी ज्यादा नीचे चला जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका ये वाला जा रहा था, ठीक है, ये भी मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि अब आपने अगर अल्फा छोटा रखा है तो आप स्मॉल स्टेप्स में जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कंटूर्स जो थे उनमें भी फिर आप छोटी जगह पे वेरी कर रहे होंगे, राइट। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए उसकी निस्बत, ठीक है। ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप एवरेज का इफेक्ट ला सकते हैं कि अगर आप 1000 के बजाय 5000 वाली एग्जांपल्स पे देखना शुरू कर दें, तो जब अगर इस किस्म का कोई कर्व आया तो फिर आप ये उस पे देख सकते हैं कि यार मैं 1000 के बजाय 5000 पे देखूं, तो हो सकता है कि ओवरऑल एवरेज अभी नीचे जा रही हो, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ऊपर हो और यहां पर थोड़ा सा नीचे हो। अगर तो जा रही है तो आप कहें हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं जा रही और आपको आपने एवरेज निकाली तो वो स्ट्रेट ही रह रही है, इसका मतलब है कि आपका एल्गोरिथम जो है ना वो खास कन्वर्ज नहीं कर रहा और ये उसी जगह पर कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ठीक। और अगर इसके ऑपोजिट आपका कर्व बन जाए कि बजाय इसके के या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये डाइवर्ज कर रहा है, बजाय कन्वर्ज करने के आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? लर्निंग रेट बढ़ा देना चाहिए, ऊपर कर कम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लर्निंग रेट ज्यादा था, मेरा ख्याल है एग्जाम में भी छोटा सा कोई क्वेश्चन था इसका ना, तो लर्निंग रेट आपको कम करना चाहिए ताकि आपको डाइवर्ज ना हो, ठीक है। ओके जी, सो ये तो हमने सारे कर्व देख लिए तकरीबन, है ना, तो ओके। अच्छा, एक और जो काम इसमें हो सकता है छोटा सा, ठीक है, आज का लेक्चर जो है उसमें कोई नवी चीजें इतनी नहीं है, बस एक ही चीज है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं हम उसको ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। आपको जनरली ये मुझे इस कोर्स में ओवरऑल मशीन लर्निंग में फील हुआ है कि आप शुरू की कुछ बेस बना लें तो बाकी सारी चीज़ें उसी से छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, ठीक। फाइनल तक का मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आगे का प्लान अभी मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी इस वीक तक का प्लान तो मुझे भी क्लियर है, उसके आगे ऑनवर्ड मल्टीपल मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं क्या कराऊंगा, ठीक है। तो एक कुछ हिस्सा तो मैंने रखा हुआ है कि विल काइंड ऑफ हैव लास्ट वीक फॉर रिवीजन, ठीक है, जिसमें हम जो कुछ किया उसके एक तरह से रिव्यू ही करेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक से पहले जो है ना, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा पुराना है तो इसमें कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हुए, ठीक है, तो वो टॉपिक्स जो हैं वो कई हैं, ठीक है, जिनमें से कवर किया जा सकता है। तो मैं उनमें से आजकल वो देख रहा हूँ कि कौन सा मैंने कवर कराने। ये हर दफ़ा आप पूछते हो, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि ना हो? मैं ज़्यादातर तो ये होता है कि हो, ताकि क्योंकि इजी वाला पार्ट है, ज़्यादा टाइम लगा है। शामिल करने से बस वही नहीं होगा वैसे, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, तो गलत एक्सपेक्टेशन ना ही सेट करूं आपके, वो होगा, ठीक है। जो आपने किया है वो बेस है, फाउंडेशन जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। आप ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने आगे जब अलजबरा सीख लिया तो आप मुझे गिनती भूल जाएगी या मुझे एडिशन करनी भूल जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, अभी आगे का भी मैं कुछ कमेंट नहीं कर। इस हफ्ते हमारा इंशाल्लाह जो अगला क्लास होगी ना उसमें एंड्रूइंग वाला जो है ना, ये खत्म हो गया तो फिर अगला कोर्स इसके साथ मुश्किल नहीं। वो अगर एंड्रूइंग का आप कोर्स देखें, ये कोर्सेरा वाला कोर्स है ना, तो एक तो कोर्सेरा वाला कोर्स है,
अगर आप इससे हट के देखें जो नॉर्मली स्टैनफोर्ड के क्वार्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्वार्टर विच स्मॉलर देन सेमेस्टर, उधर 4 क्वार्टर होते हैं साल के, ठीक है, तो वो काफ़ी मैथमेटिकल है इससे ज़्यादा, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे मैथमेटिक्स आता है जो मैंने निकाल दिया आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। और दूसरा ये है कि कहते हैं उसमें कुछ और टॉपिक्स भी कवर हुए हैं आगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं बहुत हैवी बनाऊँ इसके आगे, यानी इसके आगे जो टॉपिक्स होंगे वो मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं बहुत हैवी बनाऊँ, लेकिन मिसाल के तौर पर कुछ नए टॉपिक्स, कुछ चीज़ें हैं जिस तरह डिसीजन ट्रीज नहीं कवर हुए, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्रीज, ये काफ़ी कॉमन से टॉपिक हैं जो कवर होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, जिस तरह हमने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ना, ये स्पेशली पिछले कुछ अरसे में काफ़ी चढ़ी है, स्पेशली जो अगर आपने वो खबरें सुनी हो कि जी कंप्यूटर ने जो है ना वो इंसान को बीट कर दिया किसी गेम में, ठीक है, तो वो जो गेम में बीट करने वाला काम करते हैं ना, वो अमूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो वो एक नहीं कवर हुआ गैन्स हैं, ठीक है, आजकल वो आपने देखा होगा कि जी ऐप पे तस्वीर खींची और उसके बाद बंदा जो है ना वो जवान बंदे को बूढ़ा होगा तो कैसा लगेगा, बच्चा था तो कैसा लगेगा, ठीक है, या एक बंदे को ख़ातून बनाना है तो कैसी लगेगी, ठीक है। तो ये वाले सारे काम जो है ना ये आप कहते हैं, ये किससे करते हैं, ये ज्ञान से करते हैं, और ज्ञान से आप बेसिकली फेक्स भी बना सकते, डीप फेक्स हैं जिस तरह, ठीक है, कि आप ख़ुद बोल रहे हैं लेकिन ऊपर आप टॉम क्रूज़ की शक्ल लगा दें, ठीक है, तो मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले काम जो है ये ज्ञान्स में होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डिग करूँगा, जिसकी थ्योरी ज़्यादा डीप ना हुई, मैं वही टॉपिक्स ही फ़िलहाल कवर कराने का सोच रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट टू हैवी अ कोर्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोर्स लाइट रहे। अगर मैं अभी तक देखूँ तो अभी तक लाइट है। अगर आप इसको देखें ना, हमने एक थीम पढ़ी थी जो लीनियर रिग्रेशन में पहले 2 लेक्चर में कवर कर ली थी, सब कुछ उसी से शाखें निकाली हमने, तो कन्वेक्स रखने के लिए लॉग डाल दिया, लेकिन वो जो कॉस्ट फंक्शन ग्रेडियंट वो वही रहा, उसी को लेकर हम चले गए न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है। फिर हम SVM पे आए, उसमें भी हमने वही काम किया, ठीक है, कि हमने कहा कि यार ये कॉस्ट बनती है इस तरह, यानी ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ उसी तरह चलती रही, ठीक है। रिकमेंडर सिस्टम पढ़ लिए उसमें, यानी छोटी छोटी चेंजेस हैं। तो अगर आप फंडामेंटली रूटेड है ना, जिस तरह एक दरख्त होता है ना, तना स्ट्रांग होता है, तना स्ट्रांग हो तो उसके ऊपर शाखें निकल आती हैं आराम से, ठीक है। अगर वो तना ना स्ट्रांग हो तो वो शाख पे वो वजन डला दे थले टह गए, ठीक है। तो आपने अपनी वो बेस स्ट्रांग अगर करनी है, मैं इस वजह से इसको कह रहा हूँ कि मैं एलिमिनेट नहीं करूँगा फाइनल के लिए, बिकॉज ये बेस है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको भूल जाएंगी, आप दोबारा जाके पढ़ेंगे, आपको मतलब आपने 4 लेक्चर सुनने हैं, आपको सारा समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका बेस अगर हिल गई ना, तो एक आपको हर कोर्स में आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी कभी भी बेस जो है ना वो नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। यानी मैं जब आपको लॉजिक डिज़ाइन भी पढ़ाया था तो मैं आपको कहता था कि यार ये जो बात है ना, ये बात आपका पोता भी आपसे पूछे तो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मक्स क्या कर रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए, मक्स के अंदर गेट क्या लगे हुए थे सब भूल गया, ठीक है, क्योंकि लॉजिक डिज़ाइन गुजरी, साल गुजरा, आप कुछ याद नहीं, ठीक। लेकिन आपको मक्स करता क्या था ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि यार मार्क्स ये करता था, डी मार्क्स ये करता था, ठीक है। और मतलब काइंड ऑफ ये वाली चीज़ें आपको, इसी तरह आपको जो मशीन लर्निंग के कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम के न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन कैसे होती थी ये हो सकता है भूल जाए, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि यार मशीन लर्निंग के अंदर हमारा ब्रॉडर स्कीम ये थी कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते थे जिसमें हम इनपुट्स लेते थे, उसके फीचर्स को यूज़ करते हुए एक हाइपोथेसिस फंक्शन बनाते थे जो प्रेडिक्ट करता होता था, और उसके हिसाब से हम एक कॉस्ट निकालते थे और हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। और कॉस्ट जो थी वो ब्रॉडली क्या थी कि मेरा एरर क्या आ रहा है, ठीक है। उस एरर को मैंने देखा था कि आउटपुट और मेरा हाइपोथेसिस मैच करता है कि नहीं करता, वो नहीं मैच करता, कितना नहीं मैच करता, उसको हमने क्वांटिफाई किया था, उसके हिसाब से हमने
ट्रेन किया अपने जो भी था तरीका, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क था, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी, चाहे वो लीनियर, उसको ट्रेन किया कि यार इसको मिनिमाइज करो, जब वो उसके मिनिमा में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा हाइपोथेसिस बेस्ट हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो ये जो बेस है ना ये पक्की हो, ठीक है, ये पक्की होगी तो फिर आपको पता होगा कि यार ठीक है, एक लीनियर रिग्रेशन थी जिसमें हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स देख रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने उसको डिस्क्रीट पर ले आए थे, लेकिन 1-0 पे पहले हम लाए थे, 1-0 के बाद हमने कहा था कि अगर ज़्यादा होंगे तो 1 वर्सेस ऑल हो जाएगा। और न्यूरल नेटवर्क जो था वो 1 वर्सेस ऑल की फर्दर एक्सटेंशन थी कि सिंपल एक लेयर के बजाय हमने मल्टीपल दरमियान में लेयर्स लगा दी थी, और वो मल्टीपल लेयर जो थी उनमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन के तरीके बना दिए थे, वेट्स ज़्यादा हो गए थे। तो जब ज़्यादा वेट्स हो गए थे तो आप हाई वेरिएंस वाली चीज़ कर सकते हैं और नॉन लीनियर चीज़ें भी कर सकते हैं कि अगर वो हमने एक्स ऑर की एग्जांपल देखी थी ना कि जिसमें एक इस तरफ है एक इस तरफ, उसको लाइन से नहीं आप काट सकते, उसके लिए 2 लाइनें चाहिए, ठीक है। तो वो जो 2 लाइनें चाहिए थी वो लीनियर रिग्रेशन से वो से नहीं आ सकती, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से नहीं आ सकती थी, वो क्योंकि दरमियान में हिडन लेयर थी तो इस वजह से हो सकी, ठीक है। तो ये जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है जो मैंने अभी 5 मिनट में बताया, ये वो चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल्स हैं कि अच्छा यार उसमें एग्जैक्टली कैसे होता था, वो आज से साल बाद आपको भूल गई होंगी, आप दोबारा जाके पढ़ेंगे तो आपको दोबारा आ जाएगा। कराएंगे आखिरी जो हमारा वीक होगा उसमें हम विल फोकस ऑन रिवीजन ओनली, ठीक है। तो अभी हमारे 3-4 वीक्स पड़े हैं ना पीछे, कितने 10वां वीक चल रहा है ना मेरा ख्याल है, ठीक है। तो 15th जो होगा वो हम रिवीजन का रखेंगे, और दरमियान वाले जो वीक्स हैं उसमें कहते हैं या इन टॉपिक्स में से कोई, या मेरा था कि शायद मैं इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड कुछ चीज़ें करा दूँ, ठीक है, कि बजाय टॉपिक्स पढ़ाने के हम देखें कि यार एक्चुअल में पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी ऑनवर्ड जो है ना हमारी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कह लें कि मैं लेट हो गया आपको असाइनमेंट देने में, गलती मेरी है, लेकिन अब हर वीक असाइनमेंट होगी और ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। क्विज़ भी लूँगा, लेकिन असाइनमेंट्स जो है ना, असाइनमेंट्स की वेटेज इस कोर्स में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो असाइनमेंट्स जो हैं उनको करें, बिकॉज ये करके करने वाला काम है। तो अगली जो असाइनमेंट है वो मैं अगले 1-2 दिन में डाल दूंगा अभी, ठीक है। मोस्ट लाइकली मैं नेक्स्ट क्लास से पहले डाल दूंगा और वो अगले वीक ड्यू होगी, ठीक है। और इसी तरह अगले वीक अगली असाइनमेंट आ चुकी होगी। तो अगली 2 असाइनमेंट जो है वो न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है। यू विल इम्प्लीमेंट अ न्यूरल नेटवर्क, और जो कि डिजिट रिकग्निशन का काम करेगा, ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट करते हुए आपको फॉरवर्ड पास भी समझ आ जाएगा, बैकवर्ड पास भी समझ पूरी तरह समझ आ जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो वो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। और इवेंचुअली हमने थ्योरेटिकली उसको रिवाइज भी करवाऊंगा मैं आखिर में, ठीक है, दोबारा, क्योंकि हमने पूरे टॉपिक्स दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवाएंगे तो वो हमारा काइंड ऑफ होगा कि 2 से 3 लेक्चर में हमारा सब कुछ जो हमने कोर्स में पढ़ा है उसकी एक पूरी पिक्चर दोबारा हमारे सामने आ जाए, ठीक है। सो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बहुत हैवी उसमें ले जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अप्लाइड मशीन लर्निंग में तेज़ हो, ठीक है। और अप्लाई करना इससे भी ज़्यादा आसान है, यानी जो आप असाइनमेंट करेंगे उसमें तो आप बाय हैंड खुद न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। असल में मैंने आपको दिखाया था वो जो एक एग्जांपल दिखाई थी ना जिसमें हमने वो फैशन एमनेस्ट वाला किया था, ठीक है। तो वो क्या था, 8-10 लाइन ऑफ कोड थी, ठीक है, 10-12 लाइन ऑफ कोड थी। असल में आजकल मशीन लर्निंग इतने से हो जाएगी, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने कई दफ़ा ये नहीं करना होता, कई दफ़ा उसने क्या करना होता है कि उसको उसके लिए हार्डवेयर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो जिसने सिर्फ वही वाला कोर्स किया हुआ है उसको समझ कुछ नहीं है, उसको पता है कि यार अच्छा मैं कोई 2-4 चीज़ें छेड़ के हिडन लेयर डाल सकता हूँ, फ्लां कर सकता हूँ, वो ट्राई करके देख लूँ, ठीक है। लेकिन जिसने हार्डवेयर बनाना है उसको उसके पीछे जो कंपटीशन हो रही है उनका भी पता होना चाहिए। तो जो आप अभी असाइनमेंट्स करेंगे वो आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगी, कि वो आपको दूसरा आपको कहाँ पर हेल्प करेंगी कि आपको स्ट्रक्चर के पीछे क्या साइंस चल रही है, जो अभी हमने शुरू में बेस पढ़ी है ना, कि असल में क्या हाइपोथेसिस है, हिडन लेयर क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी कवर हुई। एक मैंने आपको कहा हुआ था कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स तो हमने करने हैं, ठीक है, तो वो भी हम थोड़ा सा करेंगे। मुझे लगता है कि जो ये वाली है ना, जितना हमने पार्ट कर लिया है, प्रॉबेबली असाइनमेंट ज़्यादा इस पर फोकस्ड होंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी असाइनमेंट्स अभी 3-4 रहती हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्ली उन असाइनमेंट्स को हर वीक करेंगे। तो आप हैंड्स ऑन इस पे तेज़ हो जाएंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर
गेटिंग अ गुड ग्रेड इन दिस कोर्स। लेकिन ये जो हम आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे ये दे विल बी मोर कि जो आपको कंसेप्चुअली बता देंगे वो क्या है, लेकिन उस पर शायद हमें हैंड्स ऑन करने का टाइम ना मिले, ठीक है। तो वो क्योंकि मशीन लर्निंग एक ही कोर्स में हम अभी पढ़े हैं तो एक कोर्स में फिर हम हो जाते हैं। ओके, सो मैंने काफ़ी लंबा टाइम ज़ाया कर दिया, सो लेट्स गेट बैक। ठीक है, एक चीज़ जो ये कह रहे थे कि भाई हम जो इस एरिया में रहते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट उस पर नहीं जाते, ठीक है। तो उसको करने का कोई तरीका हो सकता है। तो उसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम नॉर्मली ज़्यादातर हम ये नहीं करते, जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हम अल्फ़ा को फिक्स रखते हैं, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि हम अल्फ़ा को ओवर टाइम कम करते जाएं, ठीक है। हम वो स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा और बाद में हम अल्फ़ा को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएंगे तो वो इसके ज़्यादा करीब आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डाइवर्ज कम होगा ना, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब है आप जिधर पहुँच गए वहाँ से थोड़ा सा ही आगे पीछे जाएं। तो कोई गलत एग्जाम्पल आ गई तो आप ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए अमूमन बात लोग ये कहते हैं कि अल्फ़ा को ओवर टाइम इस तरीके से आप कर दें कि एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट और आइट्रेशन नंबर से डिवाइड कर दें। तो आइट्रेशन नंबर का मतलब है कि मैं कितनी दफ़ा चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आइट्रेशन मेरी बढ़ती जा रही है तो मैं इसको अल्फ़ा को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करता जाऊँगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ जीरो को अप्रोच करिए ना, अगर लेट्स से इन्फिनिटी हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है अल्फ़ा ओवरऑल छोटा होता जाएगा। तो आप इन दोनों वेरिएबल से खेल कर, इन दोनों कांस्टेंट से खेल कर कोई ऐसा अल्फ़ा सेट कर सकते हैं जो आपके लिए फिजिबल हो। लेकिन क्योंकि अगेन अब दो नए आ गए हैं कांस्टेंट सेट करने, तो लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं कि यार बजाय उसको सेट करने के अल्फ़ा ठीक ही रखते हैं, और टिपिकली आप उस रेंज में भी चले जाएं तो वो काम ठीक हो जाता है। तो बेसिकली जो है ना, आप अगर इस तरीके से जा रहे थे, अगर आपने अल्फ़ा छोटा रखा है तो आप यहाँ पर छोटे हिस्से में काइंड ऑफ कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इधर से आप ज़्यादा आगे पीछे जा रहे थे लेकिन इधर आप वो थोड़ा कम मूव करना शुरू हो गए, ठीक है, बिकॉज आपने अल्फ़ा कम कर दिया। अल्फ़ा का मतलब लर्निंग रेट था, तो हमने कहा था कि हम जिस जगह पे हैं उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे, कितना आगे पीछे जा सकते हैं वो, ठीक है। तो साइज़ हमने कम कर दिया, तो हम नीचे की तरफ आए तो हम बॉल की बेस पे पहुंच गए, तो हम आहिस्ता हो गए कि यार उधर उधर फिरने के बजाय सही जगह पे पहुंच। ओके, अच्छा, सो ये था स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसी से मिलती जुलती एक और सेटिंग है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। सो ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि जिसमें आपको कह लें कि अगेन इसमें भी हम हर एग्जांपल पे लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई शिपिंग सर्विस है जिसमें लोग आते हैं और आप बताते हैं कि मैंने इस जगह से इस जगह, जिस तरह TCS वगैरह हैं, ठीक है, TCS, लेपर्ड कोरियर एंड ये DHL, FedEx वगैरह हैं। तो लेट्स से कि उस किस्म की शिपिंग सर्विस है, बंदा आता है काउंटर पे, वो बताता है जी मैंने इधर से इधर शिप करना है, आप उसको कहते हैं कि यार इतने पैसे लगेंगे, और उसकी बेस पे वो या कहता है कि मैंने आपसे करना है, या वो साथ वाली दुकान पे चला जाता है और कहता है कि मैं तो उधर से करा लूँगा, ठीक है। तो अब वो उसका जो वो आपकी अगर ऑफर को अवेल करता है तो हमने उसको कहा हुआ है कि y इज इक्वल टू 1, और अगर वो नहीं अवेल करता तो हमने किया हुआ y इज इक्वल टू 0। और हम बेसिकली ये लर्न करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम ऑफर कि अगर मैं ये ऑफर करूंगा तो y इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज कस्टमर्स, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि यार बेस्ड ऑन कि वो किस जगह से किस जगह शिप कर रहा है, तो मैं क्या कोई अपना लर्निंग एल्गोरिथम लर्न कर सकता हूँ कि वो लर्न कर ले कि बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जांपल्स कि वो फ्यूचर में उस तरफ करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फीचर हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूजर्स, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, आस्किंग प्राइस, इन फीचर्स को लेकर के पैसे कितने हैं, कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, इस किस्म के फीचर्स को यूज़ करते हुए हम और प्राइस को हम कहेंगे कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है y इज इक्वल टू 1 होने की, यानी कि वो आपकी सर्विस को अवेल करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसके हिसाब से प्राइस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, ठीक है। तो अगेन इस सेटिंग में भी हम क्या करते हैं, हम इसमें हर दफ़ा नई एग्जाम्पल क्योंकि आती है, तो हम अब उसमें ना XI उसको कहने के बजाय हम कह रहे हैं जब भी कोई आया तो हम हमेशा चलते रहेंगे, जब भी कोई नया यूज़र आया आपका ये एल्गोरिथम चलेगा, जिसमें आप क्या कहेंगे, आप XY जो भी उसने इनपुट लिए हैं उसके फीचर्स और
उसमें फिर क्या उसने अवेल किया था या नहीं किया था, उससे हमारे पास वाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि थीटा को अपडेट कर देंगे, और अपडेट अभी भी वही है, ठीक है, कि आपकी थीटा जे जो था थीटा जे माइनस अल्फा इंटू एरर इंटू जो भी आपका ग्रेडियंट बनता था, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, अभी हम इधर बेसिकली फिलहाल क्योंकि हमने 1-0 करना था तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला रखा हुआ है, ठीक है, थीटा। और लेकिन आप इसको न्यूरल नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी और टेक्निक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि अब हमने वो ये नोशन छोड़ दिया है कि आपकी ये जेथ एग्जाम्पल है, बल्कि हम कह रहे हैं कि हर एग्जाम्पल इज़ अ न्यू एग्जाम्पल और उसके हिसाब से थीटा को कर दें। तो काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ही है कि जिसमें हम कर रहे हैं, ट्रेन किए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली किए जा रहे हैं। जब एग्जाम्पल आती है हम नई एग्जाम्पल पर ट्रेन कर देते हैं थोड़ा सा थीटा को, फिर आती है फिर हम थीटा को ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा यूजफुल चीज़ है यानी ऑनलाइन लर्निंग इस लिहाज से। एक इसमें ख़ास बात यह है कि आप कैन अडॉप्ट टू चेंजेस इन यूज़र प्रेफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि आप हर एग्जाम्पल पर ट्रेन कर रहे हैं तो यूज़र प्रेफरेंसेस सेम नहीं रहती, ठीक है। जिस तरह अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो मैं अगर अपने शॉपिंग पैटर्न देखूँ तो मैं जाता हूँ तो मैं उससे दुनिया में ये हुआ है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, तो अब अगर मैं जाऊँगा तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी होगी, ठीक है। तो अब मैं ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाऊँगा तो अगर मैंने कोई पिस्ता या काजू लेना है तो मैं थोड़ा सा कम ले लूँगा बिकॉज उनकी प्राइसेस डबल होगी, ठीक है। मैं वहाँ भाई मैं तो नहीं लेता इतना, ठीक। यानी कहने का मकसद है कि आप जो चीज़ अगर एक दिन में ले रहे थे हो सकता, तो आज से हफ्ता पहले अगर किसी ने ट्रेन किया था कि यार कि खन्ना पुल के पास जो कस्टमर है, यानी अगर उस दुकान वाले ने ये वाला एल्गोरिथम लगाया हुआ था कि जी अगर बंदा आया है लेने तो वो y = 1 है या 0 है, ठीक है, तो उसने अगर मुझे प्राइस बताई थी, पिछले साल वो कह रहे थे कि भाई 260 की मूंगफली है, ठीक है, आज वो कह रहे हैं 460 की है, ठीक है। तो अब वो y = 1 जो है ना वो उनका चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपके अडॉप्ट हो सकती है ना, इसी तरह आपने अगर कोई फैशन के हिसाब से लेना है तो आपने ट्रेन किया हुआ था तो आप पुराने डाटा पे ज़्यादा ट्रेन किया होगा, वो उसका फैशन ख़त्म हो गया, ठीक है। बेल बॉटम चलना शुरू हुए तो जी बेल बॉटम चलना शुरू हो गए, ठीक है। लंबी कमीज़ें, छोटी कमीज़ें, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं ना, ठीक है। बड़े कॉलर हैं, कफ हैं, ठीक है, तो कहते हैं वो चलते थे। तो हम ना हमारी जवानी में हमने अपने कॉलेज में ट्रेंड शुरू करवाए थे, अब्बा जी की कोई पुरानी कमीज़ें निकली जिनके कॉलर बड़े थे, तो हम मैं और मेरा दोस्त दोनों की निकल आई, ठीक है। हमने कहा यार हम दोनों ये अब्बा जी की कमीज़ पहन के जाते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ दिनों में देखा तो 4-5 और लोग शुरू कर दी, तो लेकिन एंड पे अमूमन इस तरह नहीं होता कि हमने किया हो, अमूमन तो कोई आइकन हो या सेलिब्रिटी हो जिसने कुछ पहना हो तो उसको देख के सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह हेयर कैच मैंने देखा था हमारे ज़माने में लड़के ने लगाया हो तो हम उसको क्या कहें, लेकिन वो किसी मूवी में आ गया तो उसके बाद जो है इधर भी शुरू हो गए, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस चेंज हो जाती है ना, लोगों की यूज़र प्रेफरेंसेस चेंज होती है। तो वो जो प्रेफरेंसेस हैं उनसे भी ऑनलाइन लर्निंग में आप ट्यून हो जाएंगे। दिस इज़ अनदर थिंग जो कि आपका जो अगर सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल आप 2 साल पुरानी भी रख रहे थे तो वहाँ पर वो नहीं होंगी, तो वहाँ पर आपने इंटेलिजेंटली खुद सोचना है कि कितने अरसे पुरानी की मैं रखूँ, ठीक है। इस केस में हमने कोई भी नहीं रखी, बट यू कैन ऑल्सो, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग ही करें। आप ये वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं तो अगेन यू कैन हैव अ बैच ऑफ मे बी लास्ट वीक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी ट्रैफिक कितनी है। अगर आपके मिलियंस ऑफ यूज़र आ रहे हैं पर सेकेंड फिर आप कहेंगे यार यही ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पिछले हफ्ते के 1000 हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे मे बी उनके ऊपर ट्यून कर देते हैं, ठीक है। तो मे बी हफ्ता इज़ अ गुड चंक, उस पर आप स्लाइडिंग विंडो रखेंगे, हर रोज़ जो है ना आखिरी हफ्ते पिछले हफ्ते का आखिरी दिन निकाल दूंगा और नया जो दिन आया वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से चलते जाओ, ठीक। और क्या हो सकती है ऑनलाइन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है जो कि फ़ोन सेल करती है, जिस तरह आजकल वो प्राइस होए है या आपके दूसरे हैं क्या नाम है दराज है, ठीक है, दराज वगैरह में इस ऐसी कई साइट्स हैं ना जो आपके ऑनलाइन सेल कर रही हैं। तो लेट्स से कि यूज़र कोई क्वेरी भेजता है, कि क्वेरी लिखता है सर्च में कि मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए, उससे आप फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं लेट्स से आपके पास 100 फ़ोन है सेल करने वाले, लेकिन आपने जो वेब पेज है उसके ऊपर आप 10 दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो अब आप इस पे अपना ये बना सकते हैं कि क्या इन 10 में से अगर जिस पे उसने क्लिक किया तो दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, और जो उसने ना क्लिक किए उन पे वाई को आपने 0 ज्यूम किया कि ये उसने क्लिक नहीं किया, तो इसका मतलब ही इज नॉट लाइकली टू बाय दैट फोन। और उसके ऊपर आप ट्रेन कर सकते हैं ओवर टाइम, ठीक है, कि हर एग्जांपल पे आप ट्रेन करते गए कि अब लोग इस तरफ ट्रेन हो रहे हैं, आप उस तरफ ट्रेन हो रहे हैं। तो जिस तरह किसी ने लिखा एंड्रॉयड फोन 1080p कैमरा या कितने मेगापिक्सल कैमरा है, तो आपने 10 वो करने थे, तो आपने उस क्वेरी को मैच किया विद योर फोन स्पेक्स, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने फीचर बना दिए और उन फीचर पे ट्रेन किया कि y इज इक्वल टू 1 अगर यूजर ने क्लिक किया, y इज इक्वल टू 0 अगर यूजर ने क्लिक नहीं किया, ठीक है। और उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 आने की चांस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है y इज इक्वल टू 1 की, वो 10 हाईएस्ट जो बनते हैं उन 100 में से वो मैं यूजर को दिखा दूं, और फिर वो हर दफा मैं उसको जब भी यूजर ने चॉइस ली तो मेरे पास दोबारा एक सेट आ गया 10 एग्जांपल्स का, जिसमें कुछ y1 थे, एक y1 था, बाकी y0 थे, और मैंने दोबारा ऑनलाइन लर्निंग से उसको अपडेट कर दिया कि अगला यूजर जो आएगा उसको उसके हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। तो ये यहां तक चीज कुछ क्लियर हो रही है कि हर अब हम वो ith एग्जांपल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो भी आ रही है वो मेरी नई एग्जांपल है और मैं उसके ऊपर ट्रेन हो रहा हूँ। इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑफर्स कौन सी दिखानी है, या आप न्यूज़ आर्टिकल वाली साइट हैं तो वो आपको कई दफ़ा एग्रीगेट करके दे देती हैं डिफरेंट न्यूज़ के कौन सी न्यूज़ होगी, यानी गूगल पे आप अगर न्यूज़ सर्च करेंगे तो जो उसने एग्रीगेट करके आपके हिसाब से देनी है, तो वो आपके यूज़र के हिसाब से या उस इलाके के हिसाब से ट्यून होकर वो कहते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स को ऑनलाइन लर्निंग की बेस पे ट्रेन कर सकता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट किसी यूज़र को रिकमेंड, और यहाँ पर आप कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो क्लस्टरिंग के बाद हमने पढ़ा था ना कि जिसमें आप इसकी वजह से उसको अपडेट करें और नए फीचर भी वो निकाल के दे दें, ठीक है। यानी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या था, अभी तो हमने फीचर रखे हुए थे ना फ़ोन के पहले से, लेकिन आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करते हुए ये भी देख सकते हैं कि यूज़र की चॉइस की बेस से खुद से वो नए फीचर लर्न कर ले, ठीक है, और उससे तो ये मज़ीद ऑप्टिमाइज भी हो सकती है ऑनलाइन लर्निंग। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट्स हैं अगर देखा जाए ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या रिकमेंड करना है क्या नहीं करना है इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो क्लिक है इसको हम बाज़ कहते हैं कि हमने फ़ोन पे क्लिक किया या नहीं किया, इसको अगर आप जो वेबसाइट्स वाले लोग हैं उनसे डिस्कस करेंगे तो वो इसको कहते होते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, CTR उसको कहते हैं कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लिक करे। तो ये हम काइंड ऑफ क्लिक थ्रू रेट को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम इसको करें। ओके जी, सो आज का आखिरी टॉपिक है वो है हमारा मैप रिड्यूस, ठीक है। सो हमने 3 चीज़ें देख ली, स्टोकेस्टिक जिसमें हम सारी एग्जाम्पल से सीधा एक एग्जाम्पल पे आ गए, मिनी बैच जिसमें हमने कहा कि हम बैच साइज को चूज कर लेंगे, ठीक है, कोई भी छोटा सा बैच साइज और उसके ऊपर ट्यून करते जाएंगे। और ऑनलाइन लर्निंग जो थी उसमें हम यूज काइंड ऑफ वही स्टोकेस्टिक टाइप की चीज़ ही कर रहे थे कि हर एग्जाम्पल पे ट्रेन कर रहे थे, बट इट वाज मोर ऑफ एन एग्जाम्पल के रियल लाइफ सिनेरियो क्या है, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो ये है कि आपके पास किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने यूज़र बिहेवियर लर्न करना है या कोई भी ऐसी सर्विस है जिसमें आपने यूज़र बिहेवियर, और बेसिकली देखा जाए ना तो ये सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कि अगर आप इधर देखें आसपास बहुत सी दुकानें होंगी जो शायद ये लर्न करना चाहती होंगी कि उनके कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है। जो कई इधर छोटे छोटे स्टोर्स सुपर स्टोर्स खुले होते हैं ना कैश एंड कैरी टाइप के, वो लर्न करना चाह रहे होंगे, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि मैं क्या प्राइस ऑफर करूं किसी को, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि कौन सी चीज़ कब बिकेगी, ठीक है, अगला किस चीज़ का ऑर्डर दूं ना दूं। वहाँ पर आप मतलब जाके एज कहते हैं एंटरप्रेन्योर आप उनसे कह सकते हैं कि यार मैं आपको सिस्टम देता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएं, आप मुझे डाटा की एक्सेस दें, मैं उसके हिसाब से आपको सिस्टम देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, तो लर्निंग हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। और कुछ भी नहीं भी हुआ तो लर्निंग भी इस स्टेज में तो आप लर्निंग वाली फेज पे है ना, लेकिन ये ओके। सो मैप रिड्यूस एंड डाटा पैरेललिज्म जो है ये अगेन इस पर हम टाइम तो थोड़ा कम लगा रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैप रिड्यूस में आप क्या करते हैं कि अगेन हम प्रॉब्लम वही देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा ब्रॉडर थीम थी आज के लेक्चर की कि हमारा डाटा सेट बहुत बड़ा है, ठीक है, डाटा सेट बहुत बड़ा है। उसका एक तरीका तो ये है कि हम हर एग्जांपल के ऊपर चलना शुरू कर दें, कि बैच पे चलना शुरू कर दें,
एक तरीका ये है कि हम अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बजाय इसके कि एक मशीन पर ट्रेन करने के हम मल्टीपल मशीन्स के ऊपर ट्रेन कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो मैप रिड्यूस है, ठीक है। सो मैप रिड्यूस में आप क्या कहते हैं, इधर हमने कहा हुआ है कि लेट से कि हमारी 400 था एम का साइज, ये सिर्फ आपको स्लाइड पे दिखाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में मतलब आप इसको अज्यूम करें कि हम करोड़ों की बात करें कि हमारे पास करोड़ों की इनपुट आ रही है, करोड़ों आपके यूज करोड़ों एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर आपने ट्रेन करना है, ठीक है। और लेट से कि हम पूरा वो जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही लगाना चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम मिनी बैच या स्टोकेस्टिक करें, हमने पूरी की पूरी ट्रेनिंग एग्जांपल पे करना है। तो अब लेकिन वो हमने अभी करोड़ों के बजाय 400 की एग्जांपल लिया है, लेकिन बट यू कैन स्केल इट अप योरसेल्फ, ठीक है। कि अगर ज़्यादा हुआ है तो तब भी यही वाली टेक्निक इसी तरह चल जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको 4 मशीनों पे तोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट था कैलकुलेशन। इस ग्रेडियंट कैलकुलेशन में हमें नजर आ रहा है कि ये 1 से लेकर 400 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि बजाय ये वाली जो कंप्यूटेशन करनी है, सिर्फ ये वाली कंप्यूटेशन, बाकी को मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाली जो कंप्यूटेशन है इसको मैं 4 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 300 तक एंड 300 से 400 तक। और अगर ये 4 करोड़ होते तो 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक, 4 करोड़ तक, तो ये आपके 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और मशीन 1 के ऊपर आप क्या करें, आप एक टेम्प वेरिएबल बना लें जिसके अंदर आप ये 1 से लेकर 100 तक का ये कंप्यूट कर लें, ठीक है। मशीन 2 पे आप क्या करें, 101 से लेकर 200 तक चले जाएं, इसमें 201 से 300, इक्वेशन वही है, ठीक है, सेम इक्वेशन, उसको हम सम कर रहे हैं, बट सम कर रहे हैं ओवर डिफरेंट इंटरवल्स। तो काइंड ऑफ हमने ये किया कि हमारे पास ये 400 एग्जांपल्स थी टोटल। कामरान इस तरफ करना अगर वो दूसरी तरफ है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास 400 एग्जांपल्स थी या 4 करोड़ एग्जांपल थी, ठीक है। तो हमने इसको 4 मशीन पे करने के लिए 4 हिस्सों में तोड़ दिया। हमने कहा ये वाले हिस्से पे ये कंप्यूट कर ले मशीन, एक पे ये कर ले, एक पे ये कर ले। तो वो जो समेशन थी जो 1 से लेकर 400 तक थी वो 1 से 100 तक इधर चली गई, 101 से लेकर 200 तक इधर चली गई एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला काम इधर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इधर से जो कंप्यूटेशन आई इसका रिजल्ट मैंने रख दिया, इसका कर दिया टेम्प 2 में, टेम्प 3 में और टेम्प 4 में। तो मेरे पास 4 वेरिएबल आ गए जिसमें 1/4 ऑफ समेशन सारों की आ गई, ठीक है। अब पूरी समेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना था, इन सब को आपस में ऐड करना था। तो मैंने जब ये सारे कंप्यूट हो गए, इन्होंने एक चौथी मशीन या 5वीं मशीन को दे दिया जिसने उन सबको ऐड किया और ऐड करने के बाद थीटास की अपडेट कंप्यूट कर ली, ठीक है। तो ये हमारा काम काइंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कि हमने ये चारों अलग-अलग निकाले और वो हमने कंबाइन कर दिए, और कंबाइन करते हुए हमने टेम्प 1 2 3 4 को आपस में ऐड किया, और उसके बाद हमने 1/400 और अल्फा से मल्टीप्लाई किया और थीटास को उसके हिसाब से अपडेट कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है, कि जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, बजाय एक मशीन पे करने के मल्टीपल मशीन के ऊपर ये काम कर लें, ठीक है। सो हमने किया क्या कि ट्रेनिंग सेट को हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, कंप्यूटर 1 2 3 को दिया, उन्होंने कंप्यूटेशन की, उनने कंबाइन कर दिया, ठीक है। कंबाइन आप इन्हीं में से किसी एक पे भी कर सकते हैं, यानी मतलब अभी तो मैंने ये बताया हुआ है ना कि ये अलग-अलग है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनमें से एक को मास्टर रख दिया जैसे कंप्यूटेशन की, और उसके बाद वो बाकियों का वेट कर रहा है कि यार तुम रिजल्ट मुझे भेज दो, और या एक अलग मशीन भी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली जब मैप रिड्यूस अप्लाई करने के लिए जरूरी क्या है कि आपका प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें आप जिसको आप तोड़ सकते हो हिस्से में, ठीक है। तो ये इन जनरल कंप्यूटेशन का भी प्रॉब्लम है कि जब आपके मल्टी कोर सिस्टम हो जाते हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है कि यार कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो टूट सकते हैं, कुछ एल्गोरिदम इस तरह टूट नहीं सकते। आपने पिछले पे डिपेंड है और उसके अगली उस पर डिपेंड कर रहा है, उससे अगला उस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन आपकी अगर बहुत सारी इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन हो रही हैं तो वहाँ पर फिर आप ये कर सकते हैं। हम जो अभी तक हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पढ़े हैं ज़्यादातर ऐसे थे जो जिनको तोड़ना आसान है। तो मशीन लर्निंग इज़ अ गुड यूज केस फॉर मैप रिड्यूस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है।
तो चाहे वो लीनियर रिग्रेशन का तो भी हमने देखा है, लेकिन अगर वो न्यूरल नेटवर्क भी हो उसको भी तोड़ा जा सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सो ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमने ये चीज़ देखी थी कि ग्रेडियंट डिसेंट हो या उसके बजाय कोई और एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम हो। हमने ये भी देखा था ना कि एल्गोरिदम आप चेंज भी कर सकते हैं। तो वो एल्गोरिदम क्या करते थे, उनको हम एक फंक्शन लिख के देते थे जो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा होता था, और एक और फंक्शन लिख देते थे जो कॉस्ट बता रहा होता था, ठीक है। तो अब ये चाहे ये अब जिस तरह ये केस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कॉस्ट हमारे पास जिसमें लॉग भी आते थे, ठीक है। तो ये भी ओवर m सम हो रही है, और इसी तरह जो आपका ग्रेडियंट है वो भी ओवर m सम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इट्स अ गुड कैंडिडेट जिसको हम ट्रेनिंग सेट को तोड़ के उसके चंक्स डिफरेंट मशीन को दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना टेम्प में आप इनको तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो आइडिया है इट्स नॉट लिमिटेड टू काइंड ऑफ कि आप इसको मल्टी कोर पर ही करें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको सॉरी मैं उल्टा कह गया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल मशीन्स पे करें। आप एक ही मशीन पे आजकल मल्टीपल कोर्स होती हैं, ठीक है। तो आपके नए प्रोसेसर हैं, उसमें किसी में 6 कोर हैं, किसी में 8 कोर हैं, किसी में 2 कोर हैं, किसी में 4 कोर हैं। तो आप उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप नेटवर्क पे भेजें, आप अपने मशीन के ऊपर जो कोर्स हैं आप कहेंगे कोर 0 इस पे काम करेगी, कोर 1 इस पे करेगी, कोर 2 इस पे करेगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, आप थ्रेड क्रिएट कर देते हैं और वो थ्रेड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट कोर्स पे स्केड्यूल हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर कंबाइन कर दें रिजल्ट्स को, ठीक है। अमूमन ये जो है ना इसके लिए बाज़ का ये होता है कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो ये काम आपके लिए खुद कर लेती हैं, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज ये काम आपके लिए खुद कर लेती हैं कि वो इसको कोर्स के ऊपर एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। फिर अगर आपने नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स पे जाना है, तो उस पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा, लोग यूज़ करते हैं बिग डाटा, ठीक है। सो बिग डाटा इज़ अ टर्म यूज़ कि जब आपका डिफरेंट किस्म का जो डाटा है उसको कैसे हम इकट्ठा प्रोसेस करें। तो उसके लिए एक बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हडूप, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसी तरह इसका एक और वेरिएंट इस स्पार्क है जो इसका कंपैटिटर है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग पीछे क्या यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली इस किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि आप डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज़ करते हुए बड़े डाटा सेट्स को ओवर डिफरेंट मशीन्स आप चीज़ें चला लें, ठीक है। तो इस किस्म के स्टूडेंट प्रोजेक्ट माजी में मैंने देखे हुए हैं कि जिनमें लोगों ने हडूप को यूज़ करते हुए ट्विटर के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस किया, ठीक है। तो अब ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स हैं, वो बहुत सारा डाटा है, ठीक है। तो आपने उसको पकड़ा और उसकी बेस पे सेंटिमेंट एनालिसिस किया। इधर भाई तुम किधर, तुम्हारा जो है ना थोड़ी देर से फोकस ख़राब हुआ है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए होता है, ठीक है। और डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको चाहिए होगा कि यार कौम क्या सोच रही है, कैसे जा रही है। तो एंड पे सारे लोग चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई करे। ओके, सो आप यानी इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप हडूप या स्पार्क पे कुछ अभी करें, बट इनके ट्यूटोरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप यू कैन ट्राई दिस आउट के कोई भी इसका ट्यूटोरियल लिया तो मैंने आपको पॉइंटर दे दिया, जिस बंदे ने उस पॉइंटर की तरफ जाना हो वो जा सकता है, जिसने ना जाना हो वो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली कोर्स पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये ना हो कि आप पॉइंटर की तरफ पहले चले जाए। ठीक है जी, यहाँ पर हम रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट